Good morning, Neha. Good morning, sir. How are you? I'm fine. How is the temperature of Rajasthan, Sikar? Sir, it's around very cold actually. I'm not measuring the temperature, but yeah, cold is there. Are you at Sikar? I'm in Sujangarh, Churu, Rajasthan. Sure. That is the coldest place, I think so, in the season of, you can say, cold, isn't it? Yes, yes. So, very good, Neha Saini. So, what Saini is your surname? What exactly is this? Saini? That is the caste, basically. Caste. We belong. You belong to Wali. OBC? Yes, sir. Yes, sir. OBC. So in OBC, Neha, what is creamy layer? What is creamy layer? ओबीसी के अंदर सर 2 लेयर्स बना रखी है गवर्नमेंट ने, एक नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर्स में अगर 8 लाख से ऊपर का इनकम है, जो इन्होंने लिमिट बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, अगर उससे इनकम एनुअल इनकम अगर 8 लाख से ऊपर का है तो वो क्रीमी लेयर में कंसीडर किया जाता है, और अगर उससे बिलो है इनकम तो वो नॉन क्रीमी लेयर में कन्वर्ट माना जाता है। So how many members in your family? सर 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। फादर क्या करते हैं आपके? सर मैकेनिक है फादर। मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिक, सेल्फ एम्प्लॉयड मैकेनिक। मैकेनिक। मदर हाउसवाइफ। जी जी। होम मेकर क्या कहेंगे आप? हाउस मेकर, होम हाउस मेकर मेकर होंगे। ब्रदर सिस्टर? सो 1 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। 1 ब्रदर है। आपकी हॉबी है कल्चरल एंड टेक फेस्ट में। So, आप एक्सप्लेन करेंगे कल्चरल एंड टेक फेस्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वन? सर मेरी हॉबीज तो मैंने जॉगिंग और लव टू टीच चिल्ड्रंस और स्पिरिचुअल वीडियोस ये बताया था, और टेक फेस्ट वगैरह तो सर मैंने कॉलेज में कोऑर्डिनेट किया था। अच्छा, उसमें आपने मेंशन किया है स्पिरिचुअल बुक और स्पिरिचुअल वीडियो, ठीक है ना? जी जी सर। तो क्या स्पिरिचुअल वीडियो में आप सदगुरु को देखती हैं क्या? नो सर, मैं सदगुरु को नहीं देखती हूँ, मैं आचार्य प्रशांत की वीडियोस काफी देखती हूँ। सदगुरु के बारे में आपका क्या आइडिया है? व्हाट इज योर आइडिया अबाउट सदगुरु? सर वो भी एक स्पिरिचुअल साधक है, वो भी है, लेकिन मैं उनके वीडियोस मैंने कम ही देखे हैं, मुझे उनका आइडियोलॉजी थोड़ा कम सही लगा एज कंपेयर टू आचार्य प्रशांत सर। अच्छा, आइडियोलॉजी है ना? आइडियोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, बताएंगे आपको? मैं सर जैसे वो जो विचारधारा रखते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो क्या समझते हैं और वो क्या कन्वे करते हैं लोगों को, वो जो विचारधारा है उनकी, वो मुझे थोड़ा कम समझ में आता है एज कंपेयर टू आचार्य प्रशांत सर। तो क्या चीज समझ में आता है आपको, जैसे जिन स्पिरिचुअल लीडर या गुरु को आप मानती हैं, व्हाट इज स्पेसिफिक अबाउट दैट यू आर वेरी मच, यू कैन से, फॉलोइंग और कह सकते हैं इम्बाइब द आइडिया ओवर देयर? क्या रीजंस क्या है? कोई खास बात बताएं आप। जी सर जी। जैसे मैंने आचार्य प्रशांत सर को सुनना स्टार्ट करा तो वो सर टू द पॉइंट बोलते हैं, प्रैक्टिकली उस चीज को मैं इम्प्लीमेंट कर पाती हूँ खुद के अंदर, कि एग्जैक्टली जो सिनेरियो है बाहर का वो एकदम सामने प्रकट कर देते हैं कि क्या चल रहा है और कैसे हम लोग सोचते हैं और कैसे हम लोग रिएक्ट करते हैं, लाइक ऐसे। तो और उनके विचारधारा से कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा है जिसके कारण आपने ये एग्जामिनेशन क्रैक किया है, नेहा? एग्जामिनेशन का तो मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन जैसे मेहनत तो मेरी रहती है, लेकिन एक मेहनत तो ठीक है, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट पड़ना ये तो बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बिल्कुल सर, बहुत इस चीज के लिए मैं एग्री करती हूँ, मेरे में काफी चेंजेस आए हैं उनकी आइडियोलॉजी। जैसे क्या चेंजेस आए आपके लाइफ में? सर जैसे कि मैंने उनके थ्रू भगवत गीता को समझने का प्रयास करा, थोड़ा बहुत, जितना मैं अभी तक पूरा नहीं समझ पाई हूँ, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ उससे मुझे ये कंक्लूजन मिला कि जैसे कृष्ण जी कहते हैं कि अगर अपन खुद से काम करेंगे और किसी पर्टिकुलर, जैसे हमारा क्षेत्रीय धर्म है कि अभी मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरा क्षेत्रीय धर्म है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ और उसका विदाउट एनी कंसर्न अबाउट द रिजल्ट मैं अपना काम करूँ, करते हैं। अच्छा, एक शब्दों में बता दी, हिंदू धर्म की फिलॉसफी क्या है? व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ हिंदू रिलीजन? सर जब हिंदू धर्म के बारे में जाना चाहता है तो सर मूल जो उसका रूप है वो वेदांत, उपनिषद, इनमें अगर
अगर गो थ्रू किया जाता है तो उससे ये समझ में आता है कि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है सर कि वो हिंदू धर्म में सिंपल सी बात, जैसे कहा जाएगा ना, जैसे इस्लाम के मानने वाले कहते हैं कि इस्लाम की फिलॉसफी ये है, रोजा, नमाज, हज, ज़कात। क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी की अलग फिलॉसफी। ज़ोरास्ट्रियनिज्म है, उसकी एक फिलॉसफी है ना। तो उसी तरह से हिंदू धर्म की तो कोई एक फिलॉसफी होगी, क्योंकि हर लोग हिंदुत्व इतने लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हो गए हैं कि वो फाइनली हेट स्पीच में कन्वर्ट हो गया है चीजें। तो इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि हिंदू धर्म की फिलॉसफी है क्या, बेसिक फिलॉसफी, बेसिक फंडामेंटल्स, जो भक्त या जो कह सकते हैं उपनिषद या वेद का एक पूरा के पूरा सार है। सर इसमें ना मैं दो चीज इंक्लूड करना चाहूंगी। एक तो संस्कृति अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। जैसे कि संस्कृति में ये है कि हम क्या क्या कल्चरल फॉलो करते आ रहे हैं, रीति रिवाज, वो एक वो परिदृश्य बन जाता है हिंदू धर्म के लिए कि भाई अगर ये हिंदू है तो ये पूजा पाठ करेगा या सब कुछ करेगा। लेकिन बेसिकली जो धर्म है वो सत्य की खोज के लिए है कि मैंने बस नेहा जी बस एक ही चीज पूछा, बड़ा सिंपल भाषा में, हिंदू धर्म की फिलॉसफी बताइए, एक शब्दों में, एक सेंटेंस में, जो वेदों को जानना, का बताता। हाँ, वेदों को जानना। नहीं बच्चा, भक्ति, कर्म और योग, ये पूरा के पूरा यही चीज हिंदू धर्म की फिलॉसफी। भक्ति आप जानते हो, कर्म भी जानते हो, योग का किसी भी को पता नहीं। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल रिगार्डिंग। चलिए मैं आगे चलता हूं। आपने इंडियन डिफेंस सर्विसेज को आपने ऑप्ट किया है, इसके पीछे रीजंस बताएं आप। Sir, as you mentioned, I am a physically disabled person and अच्छा जी सर, तो जो मैंने नोटिफिकेशन देखा और जिसमें मैं एप्लीकेबल हूँ पोस्ट के लिए सर, वो प्रेफरेंस मैंने फर्स्ट चॉइस करा है। अच्छा, that's wonderful. So if you are capable to speak in English in a very good way, why don't you are switching toward English or Hindi? Please stick what you will opt to go for that too, whether English or Hindi. हिंदी सर, हिंदी। हिंदी, ठीक है। अच्छा, डिफेंस सर्विसेज के बारे में आपने जो कहा जाए, व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज, यू कैन से, मीन इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया गया था, व्हाट वाज द पर्पस रिगार्डिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन डिफेंस सर्विसेज? जी जी, इंजीनियरिंग सर्विसेज का डिफेंस में काफी योगदान रहा है सर। जैसे कि डिफेंस के अंदर भी काफी इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट रहता है, तो उसके लिए सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए इस डिफेंस एरिया को बनाया गया है। वर्तमान समय में आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत को अपनी संस्था से जिसके लिए आप जा रहे हैं या चयनित किए जाएंगे, उसको आप जोड़ के बताएं, उद्देश्य क्या है आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य क्या है ये? नहीं, आप डिफेंस सर्विसेज से बताइए कि सरकार ने इस समय संधियां की हैं कई कंट्री से, आत्मनिर्भर भारत, ताकि डिफेंस के क्षेत्र में ये कहा जा सकता है सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। वो कंट्री का नाम बताइए, प्रोग्राम का नाम बताइए, या फिर कुछ गैजेट्स हैं या कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसके बारे में बताएं। सर जैसे कि फ्रांस से हमने राइफल्स मंगवाए थे, मैं अगर करेक्ट हूँ तो फ्रांस से मंगवाए थे। नहीं, मैं क्लू दे दूं, यूएस और अमेरिका से टाई अप हुआ है, तो कुछ गैजेट्स और कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में बताएं। सर आत्मनिर्भर भारत में एक एम तो मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि जो इंडिया है वो ये चाहता है कि अगर कोई भी इक्विपमेंट हम परचेस कर रहे हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानना चाहते हैं, ताकि टेक्नोलॉजी भारत में आए और उसका निर्माण भारत में हो, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े और भारत की जो जनता है वो इस चीज के बारे में जाने। आई मीन जो वर्कर्स है वो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जाने इस आत्मनिर्भर भारत के थ्रू। तो उन्होंने ये टाई अप कर रखा है। कोई बात नहीं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नाम शब्द सुना है क्या? एक पद पे रहते, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? नो सर, नहीं सुना है। ओके, ओवर टू सुधाकर राव सर। Good morning, Neha. Good morning, sir. We are very happy to see you here. Out of the several candidates that we have had in the last few years, you are the first female student aspirant for engineering services. We are extremely proud of you. Thank you, sir. जब आप जॉगिंग करते हैं तो अगर मेन रोड्स पे
अगर जॉगिंग करे तो क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? वापस से रिपीट कीजिए, मुझे क्लियरली सुनाई। जॉगिंग, मेरा आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है आपको? तो वॉइस में चौक आ रहा है। एक मिनट, am I audible now? Am I clear now? यस सर, यस सर। जब आप जॉगिंग करते हैं, जॉगिंग इज वन ऑफ योर हॉबीज और वन ऑफ योर एक्टिविटीज। जब आप जॉगिंग करते हैं मेन रोड्स पे, तो क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? सर जब जॉगिंग करते हैं तो अगर पंजों के बल चल रहे तो मतलब एकदम ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करना है, मींस रनिंग स्टार्ट नहीं कर दें जॉगिंग के अंदर। और जब जॉगिंग कर रहे होते तो मींस मुंह खुला बंद करके करना चाहिए, सांस नाक से ही लेना चाहिए, सो दैट जल्दी सांस ना भरा जाए और कंटिन्यूअस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम जॉगिंग कर सकें। और मेन रोड्स में ट्रैफिक होगा ना? ट्रैफिक होगा, मॉर्निंग ट्रैफिक नहीं रहता। में ट्रैफिक होता है, कुछ सिटीज में ट्रैफिक होता, समझ लीजिए, तो क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? सर फिर जो रोड की साइड जिस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए उसी साइड का मींस साइड का ध्यान रखना चाहिए कि अगर गाड़ी के साइड में तो नहीं जा रहे हैं। और थोड़ा जो पाथ है सड़क से थोड़ा दूर होके करना चाहिए अगर, और बेसिकली जॉगिंग अगर करना है तो फिर से गार्डन या फिर ग्राउंड में करना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि सड़क पे पॉल्यूशन का फिर से वही रहेगा, तो जॉगिंग करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रेश एयर के लिए हम जॉगिंग वगैरह करते हैं। और मैं सर मैं यहाँ गार्डन में करती हूँ। तो आप गार्डन में करते हैं, ठीक है। व्हाट इज बेयरफुट शूज? बेयरफुट शूज का आपने सुना है? नो सर, नहीं सुना। ओके, बेयरफुट का मतलब है नो शूज, लेकिन बेयरफुट एक ऐसा चीज है, you wear shoes, it looks as if you're not wearing any shoes, and it is meant for a special type of practice, running and jogging. Sir, I'm using only sports shoes. Very good, very good. What is Janani? So Janani means स्त्री। आपके राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में जननी क्या होता है? स्त्री को ही बोला जाता है सर, माता या स्त्री। हाँ, ये तो सही है कि स्त्री माता जो जन्म देते हैं उनको जननी बोलते हैं, वो सही है। लेकिन जयपुर नगर निगम, उसका नाम है जननी, वो एक बढ़िया सा ब्रांड नेम रखा है आपके स्टेट में। मैं उसका तारीफ में आपको एक क्वेश्चन पूछा है, जननी इज जयपुर नगर। एक आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए आप स्पिरिचुअलिटी समझा सकते हो एक एग्जाम्पल के साथ? बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आता स्पिरिचुअलिटी क्या है, गुरु क्या है, क्या सुनना है, क्या छोड़ना है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं आम आदमी हूँ, रोड पे फिरता हूँ या मेरा कामकाज देखता हूँ, रोजी रोटी कमाता हूँ। मुझे समझाइए स्पिरिचुअलिटी क्या होती है विद एग्जाम्पल, उसके बाद हम बात करेंगे। जी सर, स्पिरिचुअलिटी को अगर एक टर्म में डिफाइन करा जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि खुद के बारे में जानना, खुद के इनर सेल्फ के बारे में जानना, खुद के वजूद के बारे में जानना कि हम क्यों हैं, और जैसे आंतरिक मन को जानने का एक वे है स्पिरिचुअलिटी। और उसी के जैसे कि अगर किसी नॉर्मल इंसान को समझाया जाए तो उसको स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि वो सारा काम काज छोड़ के माला वाला जपने बैठ जाए, ये सब कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर बेसिकली ये सब कुछ ही दिखाया जाता है कि तुम अपना जो जीवन जी रहे हो उसे एकदम सही तरीके से जियो। जैसे बहुत सारे अपन परेशानी झेलते हैं और मानसिक तौर पे भी झेलते हैं, तो उन सबको एक मैं कह सकती हूँ एक माध्यम है जिससे हम लड़ सकते हैं मानसिक बीमारियों से या परेशानियों से, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। मुझे समझ में नहीं आया। समझो अगर मैं एक छोटा सा दुकान चला रहा हूँ राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के विमेंस इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उस दुकान के अंदर मैं चाय बेचता हूँ या ऑमलेट, ब्रेड, ऐसे कुछ स्नैक्स बेचता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए स्पिरिचुअलिटी के बारे में? सर देखो, इसका एक मैं बेसिकली फंडामेंटल एग्जांपल ये दे सकती हूँ, जैसे कि जनरली जो भी नॉर्मल इंसान होता है वो किसी ना किसी ईश्वर को या
भक्ति को मानता है कि वो किसी ना किसी की पूजा करता है, राइट। और उसको मतलब अगर जो स्पिरिचुअल नहीं है उसको बहुत इजीली अंधविश्वासी तरीकों से बिठाया जा सकता है, समझाया जा सकता है कि ये तुम ये करो तो तुम इतने बड़े वो हो जाओगे, अगर तुम ये काम करोगे तो ये हो जाओगे। तो बेसिकली अगर उसे फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा अपना कि मैं किस लिए हूँ, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो वो क्यों कर रहा हूँ, या फिर वो हमेशा अपने जीवन के उलझनों से उलझा रहेगा कि मुझे ये जिम्मेदारी निभानी है, मुझे ये करना है, लेकिन वो खुद के डेवलपमेंट, खुद के आंतरिक विकास को नहीं कर पाएगा, तो फिर वहां पे उसको दिक्कत करेगा। उसकी चेतना का अगर विकास नहीं होगा तो वहां पे उसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज डेफिनेटली ड्रॉबैक रहेगा उसके लिए। ना, मेरा तो चाय दुकान है। मेरा यही मानना है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट और जो भी विजिटर्स है यूनिवर्सिटी में, वो लोग आकर के चाय पिए, ऑमलेट और ब्रेड खाए, और जो भी मैं बेचता हूँ वो ज्यादा लेवल में वो सेल बनाना चाहिए। और मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि जितना भी मैं कमाई इससे मैं लेके जाता हूँ तो मेरे घर में मेरे बीवी बच्चों को ठीक से देखभाल करूं, और मैं ऐसे ही दुकान 3-4 और डालूं, ना केवल आपकी यूनिवर्सिटी लेकिन बाकी जो भी जितने भी यूनिवर्सिटी से राजस्थान के अंदर उधर भी डालूं, और मेरे भाई और मेरे बंधु जो भी है उनको एक एक आउटलेट में उनको रखूं। तो ये मेरा विकास है। जी सर, अगर जिसको आंतरिक तौर पे कुछ इश्यू नहीं रहेगा या उससे ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे अपनी चेतना का विकास करना है, तो उसके लिए सर फिर स्पिरिचुअलिटी इतना मीनिंगलेस है, उसको फिर नहीं समझ में आ सकता स्पिरिचुअलिटी। तो मेरे तो लिए अगर वो उसमें खुश है कि मेरे लिए मेरे को फिर स्पिरिचुअलिटी का कोई मतलब ही नहीं है फिर। सर ये सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कि तुम अब खुद के इनर सेल्फ को कितना डेवलप करना चाहते हो। अब लाइक नहीं, एग्जांपल मैं के लिए कि मैं 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 सिर्फ दूध दूध कितना खरीदना है, चाय पत्ता कितना खरीदना है, कॉफी पाउडर कितना खरीदना है, शक्कर कितना खरीदना है, और बाकी स्नैक्स कितना खरीदना, वही देख रहा हूँ। मैं कंटिन्यूस प्लानिंग तो कर रहा हूँ, मेरा दिमाग तो चल रहा है और मैं मैं विकास कर। इसका एक और एग्जांपल दे सकती हूँ, लाइक जैसे हर एक इंसान है, अगर मैं ऐसे किसी को लो डाउन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे एग्जांपल है कि एक जो पशु या एक जानवर है वो भी अपना पेट कमाने के लिए कुछ भी करता है, लाइक वो अपना पेट भर लेगा किसी भी तरीके से करके। लेकिन एक मनुष्य की चेतना का अगर कंपेयर करा जाए और एक जानवर की चेतना की कंपेयर करा जाए तो उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, क्योंकि उसमें बौद्धिक क्षमता है। तो अगर वो अपनी बौद्धिक क्षमता को अगर उपयोग करके खुद की चेतना के स्तर को बढ़ा सकता है, तो पेट तो हर कोई भर सकता है और पैसे तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन अगर बहुत सारा पैसा आ रहा है, अगर उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं करा, या अगर वो अपने राष्ट्र के लिए अगर हितकारी नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से सर मैं आपको कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, क्योंकि मैं कॉमन मैन हूँ, मुझे समझ में आया ही नहीं है। ठीक है। सॉरी सर। स्वामी विवेकानंद जी का कल नेशनल यूथ डे, उनके बर्थडे के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। सो कल सारा देश, विश्व भर में भी उनका स्मरण किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा कि यू कैन रीच मोर नंबर ऑफ पीपल बाय प्लेइंग फुटबॉल देन बाय रीडिंग गीता। व्हाट इज योर कमेंट? स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा है सर, वो तो खुद वेदांत फिलोसोफर थे वो। हाँ, उन्होंने कहा है, तो आपका 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 विशेष टिप्पणी क्या है उनके कमेंट पे? सर मैं स्वामी विवेकानंद जी को आइडियोलॉजिस्ट मानती हूँ, क्योंकि मैं उनको भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि एक वो मेरे आइडियोलॉजी मीन्स ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से हीरो की तरह प्ले करते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि उनसे हमें काफी प्रेरणा मिलती है। तो अगर जैसे उन्होंने कहा है गीता में, सर इसका मतलब ये नहीं, गीता ने तो खुद ने भी कहा है कि खुद का काम करो, ऐसे नहीं कि तुम बैठ जाओ। तो उनकी आइडियोलॉजी से मैं सहमत हूँ। गीता पढ़ना एक अलग बात है, उसको जीवन में उतारना एक अलग बात है। So we should play more football than read Gita. That's what he said. कैसे? We will reach more people by playing football than by reading Gita. गीता पढ़ने से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच नहीं सकते जितना हम फुटबॉल खेलने से पहुंच सकते हैं। ये उनका मानना है, उनका कहावत है ये। ठीक है, रहने दीजिए। इस देश में जो हमेशा तनाव जैसा चलते रहता है, हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा चलता रहता है,
उसके बारे में आपका क्या जानकारी है, क्या हो रहा है, व्हाट इज योर समरी ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द कंट्री? जनरली हम जब भी ये भारत में देखते हैं, भारत के परिवेश में देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई कर रहे हैं, वो भी धर्म के नाम पे कर रहे हैं, तो बेसिकली उन्हें धर्म की समझ ही नहीं होती है कि वो सिर्फ एक आइडियोलॉजीज को पकड़ रखा है, संस्कृति को पकड़ रखा है और उसके बिहाव पे वो धर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो धर्म के, अगर जो सच्चा धर्म होगा, धार्मिक होगा, वो उसे उसका कोर मालूम होगा, तो उसमें तो अगर उसका कोर और उसका बेस फाउंडेशन पता होगा तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग ही नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक धर्म सिर्फ एक जगह एक पॉइंट पे लेके जाके खत्म हो जाता है। वो हमें सत्य का रास्ता दिखाता है और सत्य के प्रति जागरूक करता है कि है क्या सत्य, परम सत्य क्या है। तो वो सत्य सिर्फ एक है और धर्म तो सिर्फ उनका बहुत ही मतलब जिसको सेंस नहीं रहता वो ही फिर इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। ये जो किलिंग्स चल रहा है, लिंचिंग, आप समझते हैं लिंचिंग देश भर में ये चलता रहता है बीच बीच में। ये जो लिंचिंग होता है, कोई द्वारा मारते जाता है किसी को, करेक्ट, कोई बीफ खा रहा है तो कोई मीट लेके जा रहा है तो उसको पकड़ करके लिंचिंग किया जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर इसके बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी जीव को मारने का अधिकार किसी भी मनुष्य को नहीं है। जैसे कि कितना मीट वगैरह सप्लाई होता है, उसका कितना बड़ा इंडस्ट्री है, ठीक है। और जीव अगर ये भी काफी सुनने को मिलता है कि जीव तो खुद भी मांसाहारी है, वो भी किसी जीव को मार के खाता है, तो इंसान क्यों नहीं खा सकता? तो सर जीव की प्रकृति ऐसी है कि वो खाना नेचुरली उसको मिलता है मांसाहारी के रूप में, लेकिन मनुष्य की प्रकृति ऐसी नहीं है कि वो किसी जानवर को मार के खाए, वो प्रकृति को अनबैलेंस कर रहा है। तो इस वजह से सर काफी एक बहुत मेन रोल फैक्टर है कि सर ये जो मांसाहारी इंडस्ट्रीज चलती है उसमें इन्वायरमेंट का काफी इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि उन्होंने पूरा लाइफ साइकिल चेंज कर दिया है, पूरी जो फूड प्रोसेसिंग साइकिल है वो चेंज कर दिया है। तो इसके लिए तो जैसे अब धर्म में भी ये कहा जाता है कि मतलब मांसाहारी को, अब हिंदू धर्म में भी नॉर्मली ये कहा जाता है कि मांसाहार को छोड़ो ये सब कुछ, क्योंकि ये सर बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सही नहीं है हिंदू धर्म के हिसाब से किसी भी धर्म के हो जाए, धर्म कोई भी हो, लेकिन मांसाहारी सही नहीं है। मांसाहारी सही नहीं है। लेकिन जो फूड साइकिल है उसमें तो फूड साइकिल में तो एक चेन में एक दूसरे स्पीशीज को खाता रहता है। ये तो नॉर्मल है ना। ये तो अगर आप नहीं खाए तो कोई और खाएगा ना, उसमें तो वेरी नॉर्मल है। अगर आप फूड प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग करना छोड़ दिया तो देयर विल बी ए greater loss and greater pollution for us. So that is also an important point. लेकिन जो मीट प्रोसेसिंग करते हैं या बीफ लेके जाते हैं उनको मार डालना सही है? That was my question. सर अगर जो मीट प्रोसेसिंग करते हैं सर उनको कैसे मारते हैं? मीट प्रोसेसिंग छोड़ दीजिए, ह्यूमंस को किलिंग करना सही है? आप मुद्दे पे नहीं आ रहे। ह्यूमन किलिंग करना कैसे सही? अगर जानवर को मारना, let us spend 1 minute on killing human beings. All the while 99% of the time you're talking about dharam, meat, food cycle and all those things. What about human beings? You are not even touching that point. सर उनको भी नहीं मानना। Why? It doesn't give any value to you. बिल्कुल सर, मैंने फिर गलत क्वेश्चन समझ लिया, इसलिए मैंने उसके बिहाफ से आपको एक्सप्लेनेशन दे दी। ये जो ह्यूमन किलिंग है वो भी सर गलत है। अगर एक जीव के लिए इतना कंसर्न रख सकते हैं तो ह्यूमन के लिए क्यों नहीं है वो कंसर्न? ह्यूमन भी एक जीव ही है। एग्जैक्टली वही तो बोल रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई डोर ओपन करने जा रहे हैं तो एक शॉक जैसा लगता है। मैं ऑफिस के डोर में जो ओपन करता हूँ या कार का डोर में ओपन करता हूँ तो एक लाइट सा स्पार्क या लाइट सा शॉक लगता है। व्हाट इज दिस फिनोमिनन कॉल्ड? सर ये सर्दियों में ज्यादा होता है। मैं सुना नहीं। सर्दियों में नहीं होता। जी सर, सर्दियों में नहीं ऐसा होता है। सुधाकर राव की बात सुनिए आप जी। बोलिए। सर इसका मुझे आइडिया नहीं है, मतलब मैं समझ में नहीं पा रही थी
जैसे कि सर्दियों में जनरली ऐसा होता है कि जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स रहते हैं तो सडनली किसी सरफेस को टच करते हैं तो वो लगता है जो Okay. ऐसे। Okay, yeah. What is that phenomenon? सॉरी सर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपका प्लेसमेंट, मतलब आपका जॉब का प्लेसमेंट साउथ इंडिया में आ सकता है, राइट? तो आप कम्युनिकेशन हिंदी में करेंगे या इंग्लिश में करेंगे या आप लोकल लैंग्वेज सीखेंगे, क्या करेंगे आप? सर पहले तो ऑफिस का वर्क एनवायरनमेंट का लैंग्वेज कैसा है उस पर मैं फोकस करूंगी कि कौन से लैंग्वेज में प्रेफरली है। अगर इंग्लिश है तो अगर मुझे थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो मैं उस चीज को प्रैक्टिस करके सॉर्ट आउट कर सकती हूँ और अपनी बात समझा सकती हूँ। अगर हिंदी चल रही तो सर मैं हिंदी को प्रेफर करूंगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस देश में अलग अलग कॉर्नर से लोग आते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कल्चर होता है, तो वी शुड बी सेंसिटिव टू ऑल दोस कल्चर्स एंड वी शुड लर्न एटलीस्ट वन और टू। सारा तो हम नहीं सीख सकते। गुड, ओके, आई एम थ्रू विथ माय क्वेश्चंस, थैंक यू। ओके, ओवर टू सिद्धार्थ सबरवाल। हेलो नेहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो अब हम टेक्निकल पोर्शन पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आपने 2 बार ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विसेज अटेम्प्ट किया हुआ है, आपके ड्राफ्ट में दिख रहा है। एक बार आपने लास्ट बार भी इंटरव्यू दिया है। जी सर। सेकंड टाइम है। जी इट सर। इज ग्रेट टू सी कि आप इतने कंसिस्टेंट रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि, और ये मतलब ये आपकी विल पावर भी शो करता है कि आप कितना ज्यादा में जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। शुरुआत करते हैं। मुझे ये बताइए कि आप डिफेंस सर्विसेज में जाएंगे, डिफेंस सर्विसेज आपका पहला चॉइस है, तो किस तरीके से आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया हुआ है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस में यूज हो रहा है? जी सर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का सर काफी रोल रहा है। अगर बात की जाए तो जैसे कंट्रोल सिस्टम के अंदर काफी ऐसे डिवाइसेस हैं जो एक कंट्रोलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, लाइक फैक्ट्स और ये रेक्टिफायर्स, इन्वर्टर्स एंड ऑल। सर ये सब इक्विपमेंट्स हर एक इंडस्ट्री में और हर एक हर एक डिपार्टमेंट में यूज होता है, तो इसका काफी मेन रोल है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का सर। गुड। आपने कंट्रोल सिस्टम का बात किया, मुझे ये बताइए कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन क्या होता है? सर ये बॉडी फ्लोट का जो ये 2 फैक्टर्स है बॉडी फ्लोट के, जब फ्लोट करते हैं उसके अंदर फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में, और फेज एंड फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में जब ग्राफ फ्लोट करते हैं तो गेन मार्जिन फेज मार्जिन का एक क्वांटिटी मिलती है जिससे स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। मुझे कंडीशन बताएंगे स्टेबिलिटी की, क्या कंडीशन होती है और क्या ये सिर्फ बॉडी प्लॉट से हम निकाल सकते हैं या और भी कोई तरीके होते हैं? चलो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि गेन मार्जिन फेज मार्जिन को डिफाइन करिए, क्या कंडीशन है स्टेबिलिटी की? स्टेबिलिटी की क्या कंडीशन है? तो व्हेन एग्जैक्टली सर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा कि अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, अभी मुझे सर ध्यान नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए कि क्या हम सिर्फ बॉडी प्लॉट से निकाल सकते हैं या रूट लोकस से भी गेन मार्जिन निकाला जा सकता है? सर बॉडी प्लॉट से गेन मार्जिन फेज मार्जिन निकाल सकते हैं और रूट लोकस से सर गेन के बारे में पता चलता है। ओके, नाइक्विस्ट से भी निकाल सकते हैं, नाइक्विस्ट प्लॉट से निकाल सकते हैं गेन मार्जिन फेज मार्जिन? नो सर। नहीं? ओके, तो मुझे ये बताइए, आपने कंट्रोलेबिलिटी वर्ड यूज किया पहले वाले आंसर में, तो कंट्रोलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम कैसे डिफाइन होती है और उसका क्या मेथड है निकालने का? सर कंट्रोलेबिलिटी की अगर बात की जाए तो लाइक क्लोज लूप सिस्टम्स का बेस्ट एग्जांपल है, जिसके अंदर आउटपुट को फीडबैक किया जाता है इनपुट के साथ, और
अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट वो एडजस्ट करके सो दैट एरर कुछ भी ना रहे, और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके वो कंट्रोल कर लेते सिस्टम को। मींस अच्छा, कंट्रोलेबिलिटी आपने डिफाइन किया। ऑब्जर्वेबिलिटी को डिफाइन करिए। सर ऑब्जर्वेबिलिटी को अगर इसका टेक्निकल फॉर्म देखा जाए तो वो डिटर्मिनेंट पर्टिकुलर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू डिफाइन द वर्ड ऑब्जर्वेबिलिटी। कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए कि ओपन लूप सिस्टम स्टेबल होता है या क्लोज लूप सिस्टम, और मुझे ओपन लूप सिस्टम का कोई एग्जांपल भी बताइए। सर क्लोज लूप सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ओपन लूप सिस्टम। और ओपन लूप सिस्टम के से काफी एग्जांपल्स है, जैसे अगर एक रूम में ही बात की जाए तो जैसे कि एक तो लाइट को टर्न ऑन करा तो एक इनपुट दिया और आउटपुट मिल गया, वो एक वो है। और अगर क्लोज लूप की बात की जाए तो जैसे कि एयर कंडीशन, जिसमें ऑटोमेटिकली इसमें फीचर रहता है फीडबैक का, तो ये क्या फीचर कैसे डिफरेंस कैसे करेंगे, मतलब कैसे पता चलता है कि ये क्लोज लूप सिस्टम है? जैसे आपने बताया एयर कंडीशनर इज अ क्लोज लूप सिस्टम, कैसे आपको पता चला कि ये क्लोज लूप सिस्टम है? सर इसके अंदर टेम्परेचर का फीडबैक वो रहता है, फीडबैक दिया जाता है इनपुट के थ्रू, और उसके थ्रू पता चलता है। अब लाइक अगर किसी ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं तो इसमें कुछ ऐसा वेरिएशन नहीं है, कुछ कंट्रोल करने के लिए नहीं है, सिर्फ इनपुट दिया और आउटपुट मिल गया। बट उसमें कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये फीडबैक वाला पार्ट रहता है। ओके गुड। तो मुझे ये बताइए कि राउथ हार्विस क्राइटेरिया, जिसको हम RH क्राइटेरिया बोलते हैं, उससे हम क्या क्या मतलब निकाल सकते हैं, और रिलेटिव स्टेबिलिटी को भी डिफाइन करिए। रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है? सर राउथ हार्वेस्ट क्राइटेरिया से स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। अगर फर्स्ट कॉलम का अगर सारे पॉजिटिव वैल्यूज आती है तो वो पोल के पोजीशन को शो करता है कि वो राइट हाफ प्लेन में नहीं है, सारे लेफ्ट हाफ प्लेन में है। और अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात की जाए और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की बात की जाए तो उसमें एक फर्क है कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ये बताता है कि ये स्टेबल है, यस है या नो। और रिलेटिव स्टेबिलिटी हमें स्टेबिलिटी के अलावा भी काफी चीजें बताता है कि गेन मार्जिन क्या है, पोल लोकेशंस क्या है, और मार्जिन कितना मार्जिन स्टेबल है ये। तो इसके बारे में पूरा स्पेसिफिकली पता चलता है रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में। दो स्टेबिलिटी और डिफाइंड होती है, एक होती है बीबो स्टेबिलिटी एंड एक होती है रिलेटिव स्टेबिलिटी। नहीं, रिलेटिव स्टेबिलिटी हो गया, एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। तो एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी एंड बीबो स्टेबिलिटी को भी डिफाइन करिए। सर बीबो स्टेबिलिटी स्टैंड्स फॉर द बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। अगर बाउंडेड इनपुट गिवन है किसी सिस्टम को और अगर बाउंडेड आउटपुट मिल रहा है, इट मींस वो सिस्टम स्टेबल है। और एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी तो इसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा इसके बारे में। कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि ऑटो ट्रांसफार्मर और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है और किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है? सर ऑटो ट्रांसफार्मर और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में बेसिकली कोर का ही डिफरेंस है। लाइक उसमें 2 वाइंडिंग्स रहती है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स में, और ऑटो में वो सिंगल वाइंडिंग से ही उसको 2 वे में कन्वर्ट किया जाता है। और ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू सिंगल ट्रांसफार्मर ज्यादा रहती है। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? सर फर्स्ट तो ये कि सर इसमें कॉपर सेविंग भी कहा जाता है इसको, और एफिशिएंसी का तो मेन रीजन ये है कि सर अगर एक वाइंडिंग सॉरी मुझे मैं डिफाइन करता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए कि अगर ऑटो ट्रांसफार्मर अच्छा है, जैसे आपने बताया उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो इन दैट केस हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्यों यूज कर रहे हैं? हम सब जगह ऑटो ट्रांसफार्मर भी यूज कर सकते हैं। सर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जैसे सर इसमें इंसुलेशन के इश्यू रहता है, क्योंकि वन कोर के रिस्पेक्ट में ही अपन ऑटो ट्रांसफार्मर को डिफाइन करते हैं। और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर सर इंसुलेशन प्रॉब्लम इतना इश्यू क्रिएट नहीं करता है, इजीली उसको
इंसुलेटेड कर सकते हैं। इंसुलेट वर्ड शायद कुछ और है, आप बोल कुछ और रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना? आइसोलेशन होता है ना शायद, या इंसुलेशन होता है? आइसोलेशन। ओके, तो मुझे ये बताइए कि स्टेपर मोटर आपने पढ़ी है मशीन्स में, स्टेपर मोटर की मतलब कौन सी एप्लीकेशंस में हम स्टेपर मोटर को यूज कर सकते हैं? एप्लीकेशन बताने से सर, जैसे कि अगर हाउस होल्ड डिवाइसेस में अगर बात की जाए तो हेयर ड्रायर में स्टेपर मोटर यूज की। नहीं, हेयर ड्रायर में क्यों यूज होगी स्टेपर? मुझे स्टेपर ध्यान मोटर नहीं यूज होती है रोबोट्स में, जहाँ पे आपको बहुत एक्यूरेट मूवमेंट चाहिए होता है कि एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ मूवमेंट करना है, ठीक है? चलिए मुझे ये बताइए कि अगर आपको प्रेशर मेजर करना है, प्रेशर मेजरमेंट के लिए आप कौन कौन से डिवाइसेस यूज कर या इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं? सर, मुझे जहाँ तक ध्यान है ट्रांसड्यूसर यूज कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसड्यूसर के अंदर कौन सा ट्रांसड्यूसर? एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर। हाँ, एलवीडीटी में सबसे पहले तो आप मुझे ट्रांसड्यूसर डिफाइन करिए, व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर? सर, ट्रांसड्यूसर बेसिकली एक डिवाइस है जो कि फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। जरूरी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे या? वाइस वर्सा सर, बोथ। अच्छा, तो चलिए एलवीडीटी के बारे में बताइए। सर, एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर है जो ये पैसिव ट्रांसड्यूसर है, और सर बेसिकली ये थिकनेस को मेजर करता है। थिकनेस? अभी तो आप प्रेशर में यूज कर रहे थे ना इसको। कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर में क्या अंतर होता है, और मुझे एक्टिव ट्रांसड्यूसर का कोई एग्जांपल भी बताइए। सर, एक्टिव ट्रांसड्यूसर में बेसिकली मतलब उसमें से ही सोर्स किसी पर्टिकुलर एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, उससे वो खुद ही सफिशिएंट रहता है। और पैसिव ट्रांसड्यूसर में सर मींस एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ता है। एग्जांपल बताइए एक्टिव का। अगर एक्टिव की बात तो पैसिव का तो एलवीडीटी हो ही गया, और एक्टिव का थर्मोकपल। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए कि ये मेरा लास्ट सवाल है कि आइडियल ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए? आइडियल ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स सर, वो पर्टिकुलर मुझे उसका नाम नहीं याद नहीं आ रहा है, जो मैग्नीट्यूड ए बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 और कोई बात नहीं। क्या हम लोग जो पीएन जंक्शन है, जो डायोड होता है, उसको एज ए एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं? नो सर। नो। क्या वो एक एक्टिव डिवाइस है या पैसिव डिवाइस है पीएन जंक्शन? सर, पैसिव डिवाइस। पैसिव। ओके, ओवर टू सर, थैंक यू। To Mahajan sir, please. Hello, Neha. Good morning. Good morning. Neha, can you hear me? Yes sir, yes sir. Neha, tell me, basically you have opted for IDSE, Indian Defence Service of Engineers. Can you tell me what is the role of Indian Defence Service Engineers officers once you get selected there? What will be your role in the organization? Are you aware? You are talking about you see rifles, ammunition, and weapons. Basically, are you going to deal basically with these things, these equipments in the Indian Defence Service of Engineers, or something else? No sir. As we are sir, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के रूप में वहां जा रहे हैं, तो हमारे डिफेंस से ऐसे इससे हमारा सिर्फ इलेक्ट्रिकल थिंग्स को मैनेज करने का काम वहां पे रहेगा, कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स डिवाइसेस वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट रहती है
उससे रिगार्डिंग हमारा इंजीनियर्स का काम रहेगा. So Neha, actually, you are actually misconstruing it. The role of Indian Defence Service of Engineers basically is to provide, you see, services for the Indian Navy, Indian Army, and Indian Air Force. Services means you have to construct buildings for them, you have to construct roads for them, you have to construct runways for them, and subsequently also carry out the maintenance of them. As far as the weapons are concerned, that is Indian ordnance factories, etc. They make them. Therefore, as an Indian Defence Service of Engineers, let us say some construction is going on, you will deploy it there. Of course, your role can be for the planning and engineering execution also. Okay, so I thought let me just clarify this point. Now, with this background, I want to ask you some question about planning and design. Just tell me what is circuit breaker? Because these are, just tell me what is circuit breaker. So it is a protection equipment which is generally used in the transmission lines. In the electrical grid. In the why electric grid? It is used in substations also. It is used in the off-wiring also. It is used in the distribution system. It is used everywhere. So just tell me basically, just tell me the different types of circuit breakers and their use. So different types of air circuit breaker, SF6 circuit breaker, or oils. Just tell me basically what type of circuit breakers are used for LT system, medium voltage system, and high tension voltage system. Tell me all types of circuit breakers. Just tell me first of all for the medium voltage in your houses, in you see residential complexes, commercial complexes. First of all, tell me that because the voltage is generally 440 volt. So for the medium range voltage, air circuit breakers are used. What about MCV and MCCV? Are they not the circuit breakers? Sorry sir, what? I told you that MCV, miniature circuit breaker, and MCCV, are they circuit breakers or not? You told me for medium voltages you are using only. Yes, sir. These are also circuit breakers. And they are actually more commonly used. What is the difference between MCV and MCCV? So, I am not able to differentiate it right now. You are not able to differentiate. And what is ACB? Can you tell me what is ACB? Air circuit breaker. How does it function? So, जब सर्किट ब्रेकर के पास रिले का कमांड आता है कि तो वो कॉन्टैक्ट्स को ब्रेक कर देता है और सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है. Have you heard about vacuum circuit breaker and SF6? जी sir. Where are they used and what are they? So, and how arch and tell me also how arch is quenched in the vacuum circuit breakers and SF6. So SF6 and vacuum circuit breakers used for the high voltage application. Good. और how does it function? What is the difference between vacuum circuit breaker and SF6? So vacuum के अंदर कुछ भी गैसेस नहीं रहती है, तो जो एयर रहती है उसको आयनाइज होने के लिए अगर सपोज कि आग प्रोड्यूस हुई और अगर वैक्यूम एनवायरनमेंट मिला तो उसको आगे बढ़ने का वो चांसेस नहीं मिलेगा, तो वैक्यूम के थ्रू डिस्कनेक्ट हो जाता है. और SF6 के अंदर से पर्टिकुलर ये गैसेस इनर्ट गैसेस रहती है जो कि इस आर्क को क्वेंच करती है. आर्क कहाँ से आती है? आर्क क्यों बनती है? सर जब कॉन्टैक्ट ब्रेक होते हैं तब हाई वोल्टेज के कारण सर उसमें आग प्रोड्यूस हो जाती है. रप्चरिंग कैपेसिटी क्या होती है आपको पता है? व्हाट इज रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर? सॉरी सर मुझे नहीं है. जब सर्किट ब्रेकर का आपका नोमेनक्लेचर सुना होगा ना आपने कि इतने केबी का है, उसकी रप्चरिंग कैपेसिटी इतनी है, उसका क्या मीनिंग है? आई थिंक सर आई एम नॉट कंफर्म. ये मुझे ऐसा लगता है कि इसकी विदस्टैंड कैपेसिटी है कि इतना वोल्टेज ये सेफली बियर कर सकता है. फॉल्ट लेवल क्या होता है? फॉल्ट लेवल सुना आपने? फॉल्ट लेवल जी सर. क्या होता है फॉल्ट लेवल? कोई भी आपको एमसीबी मिलता है तो उसमें शॉर्ट सर्किट लिखी होती है, बड़ा आपने 10 के लिखा होता है, 20 के लिखा होता है, तो उसका मीनिंग क्या है?
जब आप मार्केट में एमसीबी परचेज करने जाते हो तो 10 के की वैल्यू अलग है, 20 के की वैल्यू अलग है, 30 के की वैल्यू अलग है। तो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कौन सा एमसीबी लेना है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी का क्या रोल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी का मींस ये है कि अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो वो जो जितना अमाउंट का फॉल्ट आई मीन कितना करंट फ्लो हो रहा है तो कितना विथस्टैंड कर पाता है उस कैपेसिटी के उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि इतना बियर कर पाएगा ये शॉर्ट सर्किट करंट। अच्छा, आईपी पता है, सुना है कभी आपने इनग्रेस प्रोटेक्शन सुना है? जब कोई पैनल लेते हो आप एलटी पैनल तो लिखा होता है उसमें आईपी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, उसका मीनिंग है इनग्रेस प्रोटेक्शन। कितना होना चाहिए पता है? मुझे इसके बारे में ध्यान नहीं है। उसमें कोई डस्ट नहीं जानी चाहिए अंदर उसके, या मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, वो उसकी इनग्रेस प्रोटेक्शन होती है। मोस्टली 42, मैं आपको बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, 42 से लेके 54 तक होती है। और बेसिकली जितना उसमें मॉइस्चर जाने का ज्यादा चांस है, जितना बाहर के हैं उनमें मैक्सिमम आईपी होती है उसकी वैल्यू 54। पैनल शुड कंफर्म टू आईपी सोन, सो हम हमेशा मेंशन करते हैं। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आप आईडीएससी में ज्वाइन करोगे या सीपीडब्ल्यू में ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ इक्विपमेंट की स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगी, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। कोई वेंडर कोड कर देगा कोई पर्टिकुलर वैल्यू कम, तो आपको लगेगा ये काम क्यों कोड करेगा, तो आपको उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको बेसिकली सारे नेशनल बिल्डिंग कोड क्या होता है? नेशनल बिल्डिंग कोड? नेशनल बिल्डिंग कोड सुना है आपने, एनबीसी? नो सर। नेशनल बिल्डिंग कोड सब स्पेसिफिकेशन देता है, बेसिकली एलटी पैनल्स की स्पेसिफिकेशन देता है। अच्छा, आप मेरे को बताओ आईएस कोड में और आईएसओ में क्या डिफरेंस है? आईएस कोड सुना है आपने? क्या होते हैं आईएस कोड, क्या होते हैं? सर आईएसओ सुना है, आईएस कोड का नहीं सुना। आईएस इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कोड। इंडियन स्टैंडर्ड आईएस है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है। और आईएसओ जो है वो, आईएसओ का क्या मीनिंग होता है? सर स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किया जाता है नहीं, आईएसओ से क्या बनता है? आईएसओ से बनता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। वो उसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं है, वो जनरल स्पेसिफिकेशन है कि फीडबैक क्या है, कस्टमर फीडबैक क्या है, बेसिकली ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है, वो उसमें मेंशन किया होता है। और आजकल तो आईएसओ सारे ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं। आप आईडीएससी में भी जाओगे, इंडियन डिफेंस ऑफ इंजीनियर्स में सारे ऑर्गेनाइजेशन, सीडब्ल्यू, चीफ इंजीनियर, इंजीनियर, सब आईएसओ सर्टिफाइड होते हैं। वो शो करते हैं कि आपके स्टैंडर्ड क्या है, आपका वर्किंग क्राइटेरिया क्या है, वो ये डिफाइन करते हैं। लाइक वो 901 आईएसओ स्टैंडर्ड। ओके, अभी आप मेरे को ये बताइए कि जब आपने कोई टाउनशिप डिजाइन करनी है, उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन करना है, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, तो उसको आप उसका इलेक्ट्रिकल लोड कैसे कैलकुलेट करोगे, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे और क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे? जस्ट टेल मी इन अ नटशेल, ब्रॉडली। सर मुझे इलेक्ट्रिक सिस्टम डिजाइन करना है उस कॉम्प्लेक्स। आपने टाउनशिप डिजाइन करनी है, उसके ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी डिजाइन करनी है, बेसिकली उसका स्विच गियर डिजाइन करना है, उसका इंटरनल वायरिंग डिजाइन करनी है, तो मोटे मोटे क्या फैक्टर्स होंगे जो कि आपने कंसीडर करने हैं? सो फर्स्ट केवीए रेटिंग के बारे में ध्यान रखा जाएगा। आप केवी रेटिंग कैसे निकालोगे? ट्रांसफार्मर आपने को लगाना है, कई बार क्या होता है कि आपको ट्रांसफार्मर खुद लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोड होता है वो आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट नहीं देगा। तो ट्रांसफार्मर कैसे डिजाइन करोगे? ट्रांसफार्मर की केवी कैपेसिटी कैसे डिजाइन करोगे? कोई हाउसिंग कॉम्प्लेक्स आपने बनाना है, लेट अस से हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बेसिकली 100 फ्लैट्स हैं, 100 फ्लैट्स के लिए आपने ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है, कैसे डिजाइन करोगे? आई एम आस्किंग यू रफली। ओके सर, लाइक अगर फ्लैट डिजाइन कर, फ्लैट के अंदर का पूरा लोड डिसाइड करना है तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखा जाएगा कि कितने लोड्स कनेक्ट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर फ्लैट के अंदर। उसके रिस्पेक्ट में सर वो क्वांटिटीज काउंट की जाएगी और उनको कितना करंट। नेहा ऐसे है कि उसमें डिफाइन होता है, एक फ्लैट में आपने एवरेज लोड लेने हैं, ठीक है ना, 5 लोग ले लो आप एवरेज लेटर से, तो एक फ्लैट का कितना लोड आएगा? लेटर से कि 5 ऑक्यूपेंट्स आर देयर, हाउ मच लोड इज रिक्वायर्ड जनरली फॉर 1 ऑक्यूपेंट? कैन यू टेल मी रफली? वन फ्लैट, आप यू आर स्टेइंग इन अ फ्लैट और यू आर स्टेइंग इन अ हाउस? हाउस। तो आपका जो आपने जो कनेक्शन लिया इलेक्ट्रिकल, वो कितने केडब्ल्यू के लिए लिया हुआ है? इट इज नॉट केवी, केवीए ट्रांसफार्मर का केवी होता है, और जो घर में आप लोड लेते हो वो बेसिकली आपने मुझे बताओ कितने केडब्ल्यू के लिए कनेक्शन लिया हुआ है?
सर 5 किलो 5 किलो 5 किलो वाट। जी Okay. सर। तो बेसिकली 5 किलो वाट आपने क्यों लिया होगा, क्या क्राइटेरिया? हाउ मेनी लाइट पॉइंट यू कैन रन, हाउ मेनी यू कैन रन, बेसिकली क्या बेसिकली उसका क्राइटेरिया क्या है? सर 5 किलोवाट की कितने इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं, मींस क्या क्या इक्विपमेंट? हाँ मेरे को बताइए क्या कितना कर सकते हो रफली? कैन यू यूज 2 एयर कंडीशनर्स ऑन दैट, विंडो टाइप एयर कंडीशनर, स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर? फैन कूलर और अच्छा मोटर। मुझे एक चीज बताओ रफली, आपके पास एक एयर कंडीशनर है घर में 1.5 टन का, ठीक है? कभी 1.5 टन का होता है, कभी 1 टन का होता है, कभी 2 टन का होता है। तो 1.5 टन का जो एयर कंडीशनर है वो कितना लोड लेगा, कितनी किलो वाट लेगा रफली? जस्ट टेल मी रफली। सर 1 किलोवाट का 1 किलो वाट नहीं होता, एयर कंडीशनिंग का टन होता है। एयर कंडीशनिंग हम जब एयर कंडीशनर परचेज करते हैं, स्प्लिट टाइप लो, विंडो टाइप लो, उसकी टनेज होती है। मार्केट से आप परचेज करोगे, आप बोलोगे 1.5 टन लूंगा मैं, या 2 टन, ठीक है? उस मैं 1.5 टन ले रहा हूँ, वो कितनी एनर्जी लेगा, कितना लोड लेगा, कितने किलोवाट वो बेसिकली उसका लोड होगा? तो समझ आ रहा है कि नहीं? जी सर, जी सर। उसका होगा कल भी रफली फिर 1 किलोवाट में सर वो नहीं ऑपरेट कर सकता है क्या, अगर उसको 1 किलोवाट का सप्लाई मिलता है? आई मीन इतना अगर उसकी नहीं मेरा क्वेश्चन ये है कि 1.5 टन का जब आप एयर कंडीशनर डिजाइन करते हो तो उसके लिए कितना लोड लोगे? 2 किलोवाट लोगे, 1.5 किलोवाट लोगे, 1 किलोवाट लेंगे? कोई क्राइटेरिया है? ये क्वेश्चन है। सर क्राइटेरिया तो है, और बट मुझे रफली आइडिया अगर दूं तो सर 5 किलोवाट के अंदर ये रन हो जाएगा ऐसे इजीली। नहीं होता। 5 किलोवाट के अंदर क्या रन हो जाएगा? 5 किलोवाट के अंदर क्या रन होना है वो तो डिपेंड करता है कि 2 एयर कंडीशनर लगाओगे, एक गीजर लगाओगे, एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाओगे, क्या होगा? मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 1.5 टन का एयर कंडीशनर कितना इलेक्ट्रिकल लोड लेगा, कितना सर मुझे किलोवाट लेगा? मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं ध्यान आ रहा सर, मुझे नहीं। हाँ तो 1.5 टन का ये आप याद रखो, मैक्सिमम 1.5 किलोवाट लेगा, ठीक है? स्टार्टिंग लोड उसका, स्टार्टिंग लोड ज्यादा लेगा, ठीक है? जब स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग करंट हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट में। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर सुना है आपने? एक ड्यूअल स्टार्टर होता है, एक स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, 2 तरह के स्टार्टर होते हैं। स्टार्टर के बारे में? हाँ स्टार्टर्स के बारे में, एक ड्यूअल सुना है आपने, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, और एक स्टार डेल्टा स्टार्टर है। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के अंदर सर डायरेक्टली स्टार्ट किया जाता है, और स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर सर पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है स्टार के अंदर, फिर उसको कुछ सप्लाई के कुछ टाइम बाद उसको वापस से कन्वर्ट किया जाता है डेल्टा। Neha, your reply is very good. Just tell me now, basically, where do we use star delta starters and where do we use direct online, direct starters? Okay, direct online starters. Just tell me very broadly. कहाँ सर यूज करना है? DOL कहाँ DOL यूज करना है आपने, और स्टार डेल्टा स्टार्टर कहाँ यूज करना है? कुछ मोटर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, इक्विपमेंट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। रेटिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर हाई नॉर्मल रेटिंग के लिए ठीक है, ओके, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर नॉर्मल मींस अगर हायर रेटिंग होगी उसके लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज किया जाएगा, और अगर नॉर्मल रेटिंग है, स्मॉल रेटिंग यू आर राइट। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो है वो उसमें करंट कितने टाइम होता है, फुल लोड करंट कितना होगा और इनिशियली कितना करंट होगा? सर किसमें स्टार डेल्टा? हाँ basically you let us say direct online starter is there, initial current basically is always more, starting current is always more. It is how many times? So it's around 5 times. Okay, you are right, it is 3 to 5 times. Now tell me basically, have you seen a bus bar in a panel, in a switchboard? Have you seen there is a bus bar, aluminum bus bar, copper bus bar? You have seen that? So not practically, but कोई भी पैनल डिजाइन करोगे आप, कोई भी पैनल डिजाइन करोगे जिसके अंदर स्विचेस हैं, एमसीबीज हैं, बेसिकली इनकमिंग हैं, आउटगोइंग हैं, कहीं भी होता है, घर में हो, आपका घर में भी एक छोटा पैनल होता है, या एक बिल्डिंग बस बार होती है, बस बार से बाद में कनेक्शन लेती है, आउटगोइंग कनेक्शन लेते हैं। बस बार का जो डिजाइन है उसे मुझे बताओ बेसिकली कैसे करते हैं? बस बार का जो साइज होता है वो कैसे डिसाइड करते हैं? so उसके
उसका Just tell me how स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना है क्या कि फ्रीक्वेंसी वगैरह? फ्रीक्वेंसी एक चीज है, उसमें करंट डेंसिटी होती है। करंट डेंसिटी इंपॉर्टेंट है ना, बेसिकली जब आपका बस बार है उसकी थिकनेस क्या होगी, उसका सेक्शन क्या होगा, वो डिपेंड करेगा बेसिकली करंट डेंसिटी के ऊपर, कितना करंट ड्रा करना है। तो मुझे बताओ करंट कॉपर की करंट डेंसिटी क्या होती है और एल्यूमिनियम की करंट डेंसिटी क्या होती है? टेल मी अप्रोक्सीमेटली, पर स्क्वायर इंच बता दो, पर स्क्वायर सेंटीमीटर बता दो, पर स्क्वायर मिलीमीटर बता दो, आपको आइडिया है कुछ? सर एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है और कॉपर की एज कम्पेयर टू उल्टा बोल रहे हो, एल्यूमिनियम की कम होती है। एल्यूमिनियम जो है उसमें करंट, कॉपर ज्यादा बेटर कंडक्टर है, आप उल्टा बोल रहे हो। अब मुझे बताओ अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है एल्यूमिनियम की पर स्क्वायर सेंटीमीटर, कितनी करंट डेंसिटी है और कॉपर की कितनी? कॉपर की ज्यादा होगी, कॉपर कैन टेक मोर करंट, कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर और एल्यूमिनियम इज ए बेटर कंडक्टर। या ओके, आई एम सिल्वर के रिस्पेक्ट में मैंने we are not talking about silver, forget silver, I am talking about, देखो concentrate, राइट कॉपर की ज्यादा don't go left and right, we are confined to the point, okay? Okay, no sir, actually I'm confused about the aluminum and silver, so You are a spiritual person, your focus and insight should be very logical. Therefore when I am asking character and copper, confined to that. तो कॉपर की ज्यादा होती है, ठीक है ना, ज्यादा होती है, कितनी ज्यादा होती है? लेट अस से पर स्क्वायर सेंटीमीटर एल्यूमिनियम की कितनी होती है? जस्ट कैन यू टेल मी? इफ यू कैन नॉट टेल मी, इट इज अबाउट 100. So 10 raised to power 5. 100 I'm telling you roughly, and 160 is for copper. Just remember in your mind, and then when you go home, go through Google and search all these things. These are basic things which any engineer should know. Okay, Because sir. as engineer, we are not supposed to know basically more things, but we should be analytical. Okay, sir. So last question basically to you is, what is a relay? सर रिले एक सेंसिंग डिवाइस है जो कि फॉल्ट को सेंस करती है और उसके बाद वो सर्किट ब्रेकर को कमांड सेंड करती है। Can you tell me some type of relays? Yes sir. Over current relay, okay, inverse definite, very good, IDMC relay, okay, और differential protection scheme relay, reverse power relay. you know, you have heard about RCCB? No sir. Residual current circuit breaker, you don't know. RCCB means residual current circuit breaker. Where it is used, RCCB? Have you heard about RCCB? No sir, actually I'm not. Yeah, and these are the basic things for engineering. It is a fundamental thing. So you have to review your knowledge. Okay. I have finished. I have finished. Okay. Okay, Neha. This is Dr. Azad, chairperson. Am I audible, Neha? Yes, sir. Yes, sir. Neha, you are a very potential candidate. Before making any suggestion and comment from my side, I wanted your reaction. What exactly you do feel after getting the observation of all the, you can say, board members and the chairperson over there. So what is your reaction? Please let me know about that. Then I will give you suggestion and the expert will also give suggestion to you. Please, your reaction. Sir, my reaction about my performance? Yes. Okay. Sir, What do you think? What is it is your observation? What you observe? Yes. Sir, मैंने ये ऑब्जर्व करा कि जो मैं खुद के पॉइंट्स कन्वे करना चाह रही हूँ आपको, वो पूरी तरह से कहीं अटक जा रही हूँ, वो कन्वे नहीं कर पा रही हूँ। और टेक्निकल की बात की जाए तो सर जैसे कि मुझे काफी थोड़ा कम प्रैक्टिकली नॉलेज है सर्किट ब्रेकर से इनका, तो मैंने ये ऑब्जर्व करा कि प्रैक्टिकली मुझे एप्लीकेशंस का थोड़ा कम नॉलेज है। ठीक है। और टू द पॉइंट डेफिनेशंस में डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ अभी। ये सर मैंने ऑब्जर्व करा। ओके नेहा, यू आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी डायनामिक। आपका ड्रेस सेंस यही होगा या कुछ चेंज करोगे आप? सर चेंज होगा उस टाइम पे। चेंज होगा तो यू शुड हैव टू बी फॉर्मल। ये भी इम्पैक्ट पड़ता है कि हाउ अलर्ट यू आर। इट डिपेंड्स अपॉन योर व्हाट वी कैन से, इट डिपेंड्स अपॉन योर अटायर। आपके जो ड्रेस सेंस से अटायर है उससे भी आपका अलर्टनेस होता है। जो वन ऑफ द मेजर थिंग व्हाट आई नोटिस, इट इज वेरी सीरियस कंसर्न्स अबाउट दैट टू, यू आर नॉट एट ऑल ए गुड लिसनर। आप गुड लिसनर नहीं हो या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको, हिकअप्स है। इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज नोटिसेबल फ्रॉम ईच एंड एवरी
you can say, panelist, what do I feel regarding this one? So try to understand about that in a very cool manner, in a very calm manner, because the real interview will go under a very cozy atmosphere, very cordial atmosphere. In that condition, you should have to be very, very cool and calm, and you should have to be alert, super alert, I could say simply. You have to, आपको बहुत अच्छे से सुनना है, सुनने के बाद पॉज लो 30 सेकंड का, 25 सेकंड, then go to the second thing, you have already qualified concern regarding that. So what are the shortcomings? Whatever you have felt in all your past two, you can say, interview, and this board panel which is discussing to you, you should have to note it down. अब नोट करो कि वहाँ प्रॉब्लम क्या आई थी, चीजें क्या नजर आई थी, फेस किया है, तो you have to rectify it. It is very simple. क्योंकि आप बहुत पोटेंशियल जेन्युइन कैंडिडेट हो, प्लस फिजिकली वाला भी एक जो चैलेंजेस आपके पास है, वो भी आपका एक प्लस पॉइंट है. बीइंग ए गर्ल लेडी इज आल्सो ए प्लस पॉइंट. तो इस बार यू आर श्योर शॉट, ये श्योर शॉट है कि इस बार आपका होगा. आई कैन अश्योर यू. बट द थिंग you have to rectify. जनरल बात में बेसिक्स बच्चे गड़बड़ हो रहा है. योगा मेडिटेशन, it is a prime concern of nowadays since the invasion of corona जब से आया है, meditation, yoga, this is the prime concern of the life of the people of the country. So you should have to be very particular, you should have to be very keen regarding that, and whatever the question is going to ask to you, किसी भी प्रकार का जो प्रश्न पूछा जा रहा है, you should have to be assertive, you should have to be confident regarding that too. Your lackluster approach, जो एक ढीला ढाला अप्रोच होता है ना, वो नहीं चलेगा. विड्रॉ कर देना, लिंचिंग को आप नहीं समझ पा रही है कि लिंचिंग है क्या, चीजें क्या है पूछी जा रही हैं, बेसिक चीजें हैं. योगा में ही हिंदू धर्म की फिलॉसफी, हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म की फिलॉसफी तो जानेंगे. फिलॉसफी सिंपल सी बात है, भक्ति है या कर्म है, और योगा है. दीज आर द थिंग्स. हिंदू धर्म किसी एक रिलीजन से नहीं बना, देयर आर कंपोजिशन ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स ओवर देयर. तो बेसिक जो फंडामेंटल है उस पे तो ध्यान देना होगा, हर हाल में ध्यान देना होगा. These are the conditions you should have to keep in your mind. Sudhakar Rao, sir, please. Yes, sir. Please. Neha, it was a good interaction with you. My feedback is along the following points. One is your attention span or focus is supposed to be much higher than what you have displayed in this interview. So focus has to be improved. Second, I can understand for a moment that you did not catch some words. Mera pronunciation shayad theek nahi tha, so you did not catch a few words. But subsequently, generally what I observed is that you are not listening to the question. For example, even Swami Vivekananda ji का question भी आपने ठीक से सुना नहीं है. मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ा आपको समझाने के लिए. So it's okay, but you should be a good listener. But social issues के बारे में आपका जो response है, see, आप जाकर के एक लीडर बनोगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपका भर्ती होगा, आप लीडर बनोगे. समाज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए. आपका जो इम्प्रेशन है वो क्लियर होना चाहिए. समाज के बारे में जो चल रहा है उसके बारे में आपको एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में. लोग आपको रोल मॉडल के दृष्टिकोण से देखेंगे, आप एक रोल मॉडल बनेंगे लोगों के लिए, तो आपके विचारधारा we need to focus on it very well. ठीक है. So टेक्निकल तो भी आपको ब्रश अप करना ही है. बहुत सारा क्वेश्चंस का आपने वो नहीं दिया है. जब आप जॉगिंग करेंगे सिटीज के अंदर, मेन रोड्स ट्रैफिक्स के अंदर जॉगिंग करेंगे, तो आपको लेफ्ट साइड पे करेंगे, लेकिन रिवर्स में करना है. फुटपाथ पे करेंगे ठीक है, लेकिन अगर फुटपाथ कंक्रीट है या टाइल्स ज्यादा स्मूथ है तो नहीं करना चाहिए. You should jog on the opposite side.
फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड में ट्रैफिक जा रहा है तो उसके अपोजिट में ही आना चाहिए, आप भी लेफ्ट में ही रहेंगे लेकिन रिवर्स में आएंगे. So that is the rule for you to do that. You will do very well if you focus on some of these points. Wish you all the best. Over to Neha, I would like to say that आप अपना जो जैसे सर ने भी बताया अभी सर ने कि अपना जो इंटरव्यू है ना टेक्निकल पे ज्यादा रहे वो बेटर है, और अपनी आइडियोलॉजी ये नहीं जानी चाहिए कि आप मीट ईटर्स या नॉन वेजिटेरियंस के अगेंस्ट कुछ है, या जो मतलब ऐसी आइडियोलॉजी हमें नहीं जानी चाहिए. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई नॉन वेज खा रहा है खाए या कोई वेज खा रहा है खाए, भाई हमें क्या मतलब है. ठीक है, मतलब हमारा जो इंटरव्यू है वो पहली बात तो टेक्निकल रहना चाहिए, दूसरा हमारी आइडियोलॉजी ये जानी चाहिए कि वी आर इक्वल टू एवरीवन, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे और गवर्नमेंट हमेशा न्यूट्रल होती है टू ऑल द पीपल. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मीट ईटर है या नहीं है, कोई धर्म को मानता है या नहीं मानता है. सही है ना. तो इस तरह से हमारी आइडियोलॉजी जानी चाहिए. अगर और ऐसे इस तरफ नहीं जाए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में इंटरव्यू नहीं जाए तो अच्छा है, क्योंकि जनरली हम ऐसी चीजों में किसी को कन्विंस नहीं कर पाते. कोई हम कन्विंस नहीं कर पाएंगे, और ऑब्वियसली 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर तो किसी को कन्विंस नहीं कर सकते. तो बेटर है कि इस तरफ इंटरव्यू को ना इस दिशा में ना जाए तो बेटर है. ठीक है. और बाकी टेक्निकल ठीक है, आपका थोड़ा ब्रशअप कर लीजिए, थोड़ा और रीड कर लीजिए अपने नोट्स वगैरह को, तो बाकी ठीक है. और मेरे हिसाब से टेक्निकल ठीक है. और अगर आप जैसे सर ने बताया पहले ही कि अगर आप लिसन अच्छे से करेंगे, सवाल को आराम से सुनेंगे तो और अच्छा कर पाएंगे. धन्यवाद. over to महाजन साहब. नेहा, आपको सारे जो एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं उन्होंने जो बताया है वो बिल्कुल आप फॉलो करो. मेरे को ज्यादा ऐड नहीं करना, पर एक चीज जो सिद्धार्थ जी ने बोली है अभी, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो मेंबर्स को लगना चाहिए यूपीएससी बोर्ड में कि आप नेशनलिस्ट हो. आपका झुकाव जो है वो किसी पर्टिकुलर बेसिकली धर्म की तरफ, पर्टिकुलर जाति की तरफ नहीं होना चाहिए. यू शुड साउंड टू देम टोटली ए नेशनलिस्ट पर्सन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ए हिंदू, नॉट ए मुस्लिम, not a Christian, not a Buddha. So this point is the fundamental point, because if the board gets an inclination that you are not a nationalist, that point basically will offset all your benefits. So that point I am reiterating it because it is very important. And number two, basically you should actually be a good listener. First you should listen, and then you should be not rigid. You should be flexible. And technical aspects, you have to brush up your knowledge, because basically, as everyone has told you, highlighted, I will again contemplate that basically, and then we say very strongly that whatsoever time is there for you, just brush up your knowledge, because basically fundamentals, basics are very important. What is fund level, what is current level, what is relay, those things you should have totally a clarity and insight of an expert. Then only you can give a tangible deliverance to the organization, to your job. So therefore, you are a potential candidate, you are good, all plus points are there, no one can be perfect, but whatsoever esteemed panelists have told you, follow that strictly and you will make it. And not only make it, but you will get a department of your choice. All the best. I also sincerely recommend that you remove that spirituality part from your DAF, because I have asked a very simple question, but bringing simplicity to spirituality is the most, even I can't answer it. I'm being very honest with you. So kindly remove that. It will be easier for you. Okay. So that submit हो चुका है, अभी ये remove नहीं होगा सर, वो change. Sorry. So that UPSC में submit हो चुका है. हो चुकी उस पे वर्क करो, उस पे वर्क करो. दिस इज द सजेशन. सुधाकर राव सर है ना, कीप इट सिंपल. जैसे सर ने बताया ना, कीप इट सिंपल. 2 डेफिनेशन में खत्म कर दो, और बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है कि मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, मतलब जाना मतलब नया उसको रिमूव नहीं करना. ये नहीं कह रहे कि उसको रिमूव करो. जब आप उसके बारे में बोलते हो तो बेसिकली टेक लॉजिकल एनालिसिस अप्रोच. ठीक है. Maybe you can try to be humble, saying that जहां तक मैं जानती हूँ ये इसका मतलब ये है, जहां तक मैं जानता हूँ, and say that spirituality is such a big topic. I am so young, I cannot comprehend it, sir. ऐसा बोल के आप आगे बढ़ सकते हैं. सर एक और चीज पूछनी थी, जैसे कि आपने मेरे को काफी प्रैक्टिकल चीजें पूछी ना कि कितना ये सर्किट ब्रेकर्स के बारे में और रिलेज के बारे में,
तो सर इनको मैं प्रैक्टिकली मतलब कैसे कहाँ से पढूं? तो जैसे बुकिश और- जो नॉलेज है उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगता है। नेहा सुनो, उसका बड़ा सिंपल है। आपको कोई चीज परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप एक्चुअली गूगल में जाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, वेबसाइट पे, वहां पे सिक्योरिटी का स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा आपको सारा। सिक्योरिटी का स्पेसिफिकेशन जितना भी मिल जाता है सारा, उसको आप ले लीजिए। ठीक है? हेलो, यू आर नॉट देयर नाउ? या इज ऑन? यस सर। या बेसिकली सिक्योरिटी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाके वेबसाइट पे, सिक्योरिटी की वेबसाइट पे जाइए, उनकी 5 वॉल्यूम्स हैं। लिफ्ट के बारे में है, इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, सब कुछ डाउनलोड कर लीजिए। 5 मिनट में सब डाउनलोड हो जाएगा। नेशनल बिल्डिंग कोड डाउनलोड कर लीजिए। यू आर नॉट टू परचेज फिजिकल कॉपी एंड गो थ्रू दैट, हैव जस्ट ओवरव्यू। ओके सर, ठीक है।